दोस्तों, मैं आलोक आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, बेहद ही संवेदनशील मुद्दे के साथ, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, सनातन संस्कृति से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है और तो और हमारी बेशकीमती सांसों के साथ जुड़ा है। ये जुड़ा है हमारी धड़कन के साथ। तो आज हम चलते हैं, बात करते हैं हसदेव अरण्य के जो जंगल हैं, जिसे हम राम वन गमन क्षेत्र भी कहते हैं। हम नहीं कहते, ये हमारी सरकारें कहती हैं, केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारें इसे मान चुकी हैं कि ये राम वन गमन क्षेत्र रहा है और यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। काफी ऊर्जावान धरती है। विडंबना देखिए कि एक ओर तो अयोध्या में भगवान राम की जो जन्मभूमि है वहां पे मंदिर तैयार है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है, और वहीं भगवान राम के ननिहाल माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में राम वन गमन, जहां दंडकारण्य, यहां सरगुजा से लेकर जो दंडकारण्य की जो क्षेत्र है वहां तक प्रभु श्री राम गमन किए थे, चले थे, पैदल चले थे। उस जगह के जंगलों को एक व्यापारी, जिसकी लालसाएं अतृप्त हैं, वो मात्र इसीलिए उजाड़ रहा है कि उसे यहां से कोयला मिलेगा। तो आखिर आप भी क्या चाहते हैं? विनाश की शर्त पर विकास चाहते हैं? क्या आपकी सांसों को देने वाले, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य जंगल हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ये क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं? सरकारें इतनी लाचार क्यों हैं? आज इन सब मुद्दों पर हमने बात की है भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके और वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके वीरेंद्र पांडे जी से 2022 मई में, जब वहां पे ये जंगल में पहली बार जब कांग्रेस सरकार थी और वहां पे जंगल काटे जा रहे थे, उजाड़ा जा रहा था, वृक्षों की नृशंस हत्याएं की जा रही थी, उस समय उनसे बात की। उनके साथ में एक सामाजिक पर्यावरणविद उदय चौहान, जो काफी प्रसिद्ध नाम है, उनसे हमने बात की। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के इस जगह पे जहाँ ये मुहिम चल रही है, वहाँ पे दो दिग्गज, छत्तीसगढ़ के दो दिग्गज हैं। पहले तो हैं एक वीरेंद्र पांडे जी, जो कि सत्ता में रह के गलत बातों में अपनी ही सरकार का विरोध करने के लिए एक जाना नाम है, जिन्होंने सिद्धांतों से समझौता कर राजनीति नहीं की। वहीं दूसरा एक नाम है उदय चौहान जी का, जो बस्तर संभाग के हैं और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की थी। और संयोग देखिए कि उस समय भी ये दोनों दिग्गज साथ में थे। और एक बात ये है कि अब ये जो चूंकि जल जंगल जमीन वाली बात है, चौहान साहब, पांडे जी, तो इस पे सबसे बड़ी बात है कि भारत में कोई भी चीज़ें धर्म से, अभी आप बोल रहे थे कि हरिहरपुर है, ये निवास है बूढ़ादेव का, और यहाँ के लोग में ही हरि का वास है। तो ये मैं नहीं कहता, ये सरकारें कहती हैं। जैसे भूपेश बघेल सरकार है, वो बाकायदा विज्ञापन दे रही है कि राम वन गमन पथ उदयपुर से लेकर बस्तर तक दंडकारण्य जो क्षेत्र है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार भी इसे मानती है कि राम वन गमन पथ है। तो क्या राम भगवान जहाँ से गुजरे होंगे, हो सकता है कि हसदेव का अरण्य भी हो, इसी बीच में आता है, तो वैसे में काटना क्या उचित है? पांडे जी, पहले आप बताएंगे। देखिए, जंगल तो किसी भी सूरत में काटना उचित नहीं है। अगर राम इस पथ से गए हैं और उस पथ को सहेजने की बात सरकार कर रही है और उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसमें अगर ये क्षेत्र आता है, अगर नहीं भी आता है, तो इस क्षेत्र से भगवान गणेश का हाथी गुजरता है। और आज मैं ये समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या नक्सली नहीं है, नक्सली से बड़ी समस्या आज हाथी हो गए। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति एक दूसरे से संतुलन से चलती है, और चूंकि मनुष्य उस प्रकृति का एक अंग है, पश्चिम के हिसाब से हम इसको मनुष्य को इस प्रकृति का नियामक नहीं मानते, मालिक नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि इस प्रकृति का एक अंग मनुष्य भी है, लेकिन मनुष्य के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है, इसलिए उसका ये दायित्व है इस प्रकृति का संतुलन बनाकर। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि भगवान राम वन गमन तो है ही, साथ में गणेश जी की जो सवारी है, जो आने जाने का जो हाथी है,
हाथी का ये मानव द्वंद, ये हाथी और बढ़ेगा। मानव द्वंद के बीच बढ़ेगा। मैंने बताया कि आप नक्सलियों को काबू करने के लिए तो आप हथियार रखते हो उनके हथियार के खिलाफ, लेकिन हाथी को आप काबू नहीं कर सकेंगे। और ये प्रकृति का नियम है, जिसकी जो जगह तय है वो जगह उसकी बनी रहनी चाहिए। जैसे नदी की कितनी जगह होती है, नदी की जगह होती है जहाँ तक उसका बाढ़ का पानी जाता है, वो नदी की जगह होती है। और उसी प्रकार हर जानवर के, हमारा जो पालतू पशु है उसकी भी एक जगह होती है भाई। जैसे गाय है, हमारे यहाँ हमेशा आपने देखा होगा कि चरागाह बनते थे ताकि वहाँ हमारे गांव के जानवर जाएं, चरें, बैठें और रहें। उसी प्रकार नदी की जगह होती है, उसी प्रकार पशु की जगह होती है, उसी प्रकार हाथी की भी जगह है। अगर आप उसकी जगह पर कब्जा करेंगे तो आपके घर पर आएगा। आप देख रहे होंगे इस समय कि भालुओं को, तेंदुओं को वो घर घर में आ रहे हैं। आज पूरे बस्तर में चले जाइए, कांकेर में रास्तों पर विचरण कर रहे हैं। फिर एक नया द्वंद्व शुरू हो जाएगा। नक्सली पर तो आप काबू पा सकेंगे, फिर इनके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। एक बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं, उस सबसे एक संक्षिप्त में इनसे जानना चाहेंगे। एक बात और जोड़ देता हूँ। मुझे एक बात लगती है कि सत्ता का चरित्र हमेशा एक जैसा होता है, चाहे कोई उसमें बैठ जाए। यही भूपेश बघेल, यही राहुल गांधी जब विपक्ष में थे और आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन में आके अपना समर्थन दिया और कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम इसको सबको बचा लेंगे। आगे बातें भूल गए। इसी बल पे वो काबिज हुए हैं, इसी बल पे काबिज हुए और इनके भरोसे काबिज हुए हैं। अब जनता के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। तो अगर सांपनाथ से छुटकारा पाते हैं तो नागनाथ आ जाता है, नागनाथ से छुटकारा पाते हैं तो सांपनाथ आ जाता है। इसलिए इस बार पर भी विचार करना पड़ेगा कि ये लड़ाई केवल ये पेड़ बचाने की नहीं, ये पूरी दुनिया की जान बचाने की लड़ाई। जैसे अमेजान में वहाँ बोल्सोनारो जो काट रहा है, उसको कहते हैं कि दुनिया का फेफड़ा है वो। ये छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। फेफड़े को आप अगर कमज़ोर कर दोगे तो आप जीवित नहीं रह सकोगे। इस बात को समझना चाहिए। अब हम आते हैं उदय चौहान जी के पास, चूँकि ये भी प्रकृति के काफ़ी करीब रहे हैं, जंगलों की लड़ाई लड़े हैं, आदिवासियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य को बनवाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे उस समय की राजनीति से। तो ये बताइए कि छोटे बच्चे हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो यहीं पे खाना पका रही हैं, खा रही हैं, भैया थोड़ा खाना और भोजन करके निकले। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके माध्यम से शुक्ल जी कि जो ये प्रकृति जो होती है, जो कल को बचाना है तो ऑक्सीजन को आपको प्रकृति को बचाना होगा, कल आपको सुरक्षित। तो ये जो कल हमारे बच्चे देखिए, भविष्य जो हमारे सामने आज पत्तल में छोटे छोटे ये खा रहे, यही सही धरती के पुत्र हैं, प्रकृति के। और इस प्रकृति के, और जिस छत्तीसगढ़ की आपने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ को सिर्फ इसीलिए कि हमारे छत्तीसगढ़ का शोषण और दोहन बंद हो, इसीलिए हमने अलग राज्य की मांग की कि जो छत्तीसगढ़ में उसमें समय एमपी में शोषण होता था, जो यहाँ के लोगों का दोहन होता था, तो वही शोषण दोहन अभी भी जारी रहेगा। अब जंगल से उजाड़े जाएंगे तो मोर छत्तीसगढ़ के सपना अभी साकार। ये तो साफ देखा जा रहा है कि जो शोषण उस समय हो रहा था, लेकिन जंगल सुरक्षित है। आज तो जंगल को खुलेआम उजाड़ा जा रहा है। आज तो हमको टोटल हमारे उससे बेदखल किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्गत की वो है। और जहाँ तक हसदेव कोल्ड माइंस की अभी जिस तरह से विस्तार से बताया गया कि किस तरह से स्टेप बाई स्टेप उजड़ेगा, मतलब व्यवस्थापन से आज करीबन 4.5-5 लाख वृक्ष कटेंगे, 10,000 लोग पलायन व्यवस्थापन करना पड़ेगा ये। और उसके साथ जिस तरह से हमारे गजानन के हाथियों की बात की जी ने, और जिस तरह से मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हमारे आस्थाओं को कोई भी छेड़ेगा वो जीवित नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी कि जो आस्थाओं से जो खेलेगा, जिस तरह से हम यदि अयोध्या का राम मंदिर की बात करते हैं, यदि उसके संरक्षण के लिए हमने पूरा वो लगा दिया, तो इस तरह से हर हमारे जल जंगल मूल निवासियों की यदि छेड़ने का आस्था, बड़ा देव बूढ़ा देव प्रकृति को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा, हम किसी तरीके से चुप नहीं बैठ सकते और इसकी लड़ाई हम आखिरी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो प्रकृति को भगवान मानते हैं, कई वृक्षों की पूजा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय हैं, जन समुदाय हैं, जनजातियाँ हैं, वहाँ पेड़ पौधे संरक्षित रहे, वन औषधियाँ काफ़ी संरक्षित रहीं। अब लेकिन इन पे
संकट आया है, इनके अस्तित्व पर एक संकट खड़ा हो गया है। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन इस मुहिम से जुड़ते जा रहा है। अभी तक जो हमने गूगल मीट का माध्यम एक प्रोफार्मा तैयार किया है, उसमें एक लाइन कहा है कि हसदेवा को बचाना है, तो इस तरह से एक प्रोफार्मा 6 कॉलम दिया है। उसमें हमारे को अभी तक अमेरिका से, क्यूबा से, ऑस्ट्रेलिया से जो यहाँ के NRI NGO जो जुड़े हुए हैं, और एक बहुत बड़ा हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंडल है, अंतर्राष्ट्रीय कवि साहित्य मंडल, जिसमें कवि साहित्यकार जुड़े हुए हैं। तो जब बीच में 2 साल का कोरोना कोविड रहा, तो लोगों को कुंठित होता है, मतलब वो हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, तो उस समय हमने गूगल मीट के माध्यम का अपनाया, उससे कोरोना का और साहित्यों को जोड़ा, तो वो आज हमको काम आ रहा है। जिसमें ये हसदेव अरण का हमने डाला, तो वो बाकायदा तख्ती लेकर वहाँ से अपनी बात को, इसको बचाने के लिए बुलंद कर रहे हैं। उनको भी हम यहाँ से सारे भारतवासी, छत्तीसगढ़वासी, उनको धन्यवाद। साफ साफ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और एकदम स्पष्ट है, पारदर्शिता के साथ यहाँ पे लोग कर रहे हैं। कम लोग हैं, लेकिन देखिए इनका जज्बा कम नहीं है, इनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं, और जब हौसले बुलंद होते हैं तो जीत निश्चित ही होती है। क्योंकि एक छोटे से गांव से सफ़र करते हुए जो मुहिम है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है, ये सरकार को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा। मैं आलोक शुक्ल। और अभी दूसरे क्रम में जब सरकारें बदल गई, लेकिन सत्ता का जो चरित्र है वो एक जैसा रहा इस हसदेव अरण्य के जंगल के साथ। जबकि प्रकृति दोस्तों, प्रकृति ही निरपेक्ष होती है, धर्मनिरपेक्ष होती है, यह हकीकत है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। तो आज हमने बात की सरगुजा के वरिष्ठ भूगोलविद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी से, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से कई महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा सर, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई कॉलेजों में, प्रतिष्ठित कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और भूगोलविद रहे हैं। प्रोफेसर और प्राचार्य के, कॉलेज के प्राचार्य से वो सेवानिवृत्त हुए। सर ये बताइए कि जो अदानी जो अभी यहाँ पे सरगुजा परसा केते में हसदेव अरण्य के जंगल कट रहे हैं, हाँ, एक तरीके से तो ये राम वन गमन पथ है, हाँ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं कि आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है जी, तो भाई आवश्यकताएं पढ़ती ही तो आविष्कार होने लगता है। तो जैसे पहले लकड़ी से हम लोग सिर्फ जलावन के में काम करते थे, लेकिन अब कोयला हो गया। अब अदानी के क्या है, कोयला खदान बनाने लगा। अब कोयला खदान, कोयला क्या है, एक तटस्थ संसाधन मानते हैं, न्यूट्रल रिसोर्सेज, मतलब जमीन के अंदर है। अब उसके ऊपर पेड़ हैं, तो उसको निकालने के लिए पेड़ काटना ही पड़ेगा। ये तो आवश्यकताएं हो गई जी। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि विकास विनाश की जननी है, जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश होगा ही, और इसलिए वृक्षों के विनाश हो रहा है। ये तो एक साधारण भाषा है, लेकिन आज के परिवेश में जब हम देखते हैं कि पर्यावरण की क्षति बहुत ज़्यादा हो रही है जी। पेड़ कटने से पर्यावरण ह्रास हो रहा है, इससे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, और उसके साथ साथ और कई चीज़ें पैदा हो रही हैं जो कि मानव जीवन के लिए अच्छाई तो नहीं है, बुराई होती चली जा रही है। इसलिए अदानी का पेड़ काटना बहुत उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता है। अब हमको या तो चाहिए कि पेड़ काटना है उसको एकदम बंद कर दे, कोयला खदान ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि संभव मेरे समझ से नहीं है, क्योंकि कोयला तो आवश्यकता ही हो गई है अब। तो इसलिए अदानी का जो एक्टिविटीज़ है, या तो कोई भी कोयला खदान वाले का जो एक्टिविटीज़ है पेड़ काटने का, उसको बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानना चाहिए, या उसके ऊपर एक बैन लगाना चाहिए कि वो जितना पेड़ काटता है उतना ही पेड़ वो लगाए। नहीं ये तो नियम है, लेकिन नियमों का पालन भारत में नहीं हो पाता नहीं है। होता, हाँ, सब लोग सही कानून है। की धज्जियां उड़ाते हैं। और यदि ये कहा जाए कि जो हसदेव अरण्य के जंगल है काफी ऊर्जावान जंगल है, हाँ। ऋषि मुनियों की तपस्थली मानी गई है, हाँ, हाँ। भगवान राम का भी वनगमन क्षेत्र रहा है, ऐसा सरकारें कहती हैं। हाँ। ये हम आप नहीं कह रहे हैं, सरकारें कहती हैं, हाँ, शिक्षाविद कहते हैं। तो उस स्थिति में
तो एक तरीके से देखा जाए तो संस्कृति ही नष्ट हो रही है, पूरा पर्यावरण तो नष्ट हो ही रहा है, हाँ। जैव विविधता भी नष्ट हो रही है। नहीं तो ठीक है ना भाई। भाई जैसे कहा जाता है कि राम जब वनवास गए थे तो इसी क्षेत्र से होते हुए रामगढ़ होते हुए इस दंडका रण को गए थे जी। तो इसलिए एक वो उस जमाने की संस्कृति से क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और एक बहुत विशेष बात है कि वहाँ से हसदो नदी निकलती है। तो वृक्ष कट जाएंगे तो वर्षा की कमी होगी, और वर्षा की कमी होगी तो पानी की कमी होगी। तो हो सकता है कि ये नदियाँ जो है वहाँ पे हैं, छोटी बड़ी नदियाँ, जो हसदो सबसे बड़ी नदी है, वो भी सूख जाए। तो ऐसी अवस्था में वृक्षों को कटना उचित नहीं सा प्रतीत होता है। कोई विकल्प तो होगा इसका, किसी और विकल्प पे तो काम किया जा सकता है ऊर्जा के क्षेत्र इसका में। विकल्प निकालना चाहिए। हम इसके लिए एक विकल्प तभी संभव है जबकि हम कोयले का विकल्प निकालेंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि बिजली के लिए कोयला जरूरी हो गया है। तो या तो हमको बिजली को अवॉइड करें या कोई उसका विकल्प निकालें। सौर ऊर्जा भी है उसका एक, जैसे उसका एक विकल्प सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए भी होता है। यहाँ का जो तापमान है सरगुजा संभाग का, जैसे अपन जिला मुख्यालय अंबिकापुर में बैठे हैं, हाँ, गर्मी में अमूमन कहा जाता है, आप भी कहते हैं कि जब से पेड़ों की कटाई शुरू हुई, लाखों पेड़ कट रहे हैं, तो 2 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे अंतर हो स्पष्ट गया। देखने को हाँ, मिल रहा है। तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह भीषण होगी। इतनी हो जाएगी कि पहले के ज़माने में जो हम जब स्कूलों में थे, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, जब हम स्कूलों में थे तो दिसंबर जनवरी में तो बिना बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े के निकलना संभव नहीं था। लेकिन आज उतनी ठंड नहीं पड़ रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। मतलब एक तरह से हम ये कहते हैं कि क्लाइमेट का परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। नहीं, लेकिन उसका योगदान कौन दे रहा है? ये मनुष्य ही तो कर रहा है उसके हाँ, तो उस क्लाइमेटिक परिवर्तन में, चेंज में, ये आदमी भी उसमें हुआ है, उसमें कोयला खदान भी जुड़े हुए हैं, उसमें अदानी हो या सुकृति हो या कोई भी हो या एसिड स्टील हो, सभी का उसमें योगदान है। और इस योगदान के कारण ही वो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमको वृक्षों को बचाना पड़ेगा। और वृक्ष के बचाने के लिए हमको कोई अल्टीमेट या अल्टरनेट कोई तत्व ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसे ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा कहा आपने, तो सौर ऊर्जा के प्रति हमारा जो झुकाव है बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि हर व्यक्ति सौर ऊर्जा की वही अपना ऊर्जा माने और हर चीज़ें सौर ऊर्जा से चलता रहे, तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी तपन बनर्जी, जिन्हें लोग यहाँ तपन दा कहते हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी थी गुरु तेग बहादुर जी पर लिखी है, वो भी काफी प्रसिद्ध हुई, उनसे बात की। अदानी जो है हसदेव अरण्य के जो वन है, समृद्ध वन, ऊर्जावान वन, वहां पे लगातार पेड़ काट रहा है। राजनीति भी गरमाई हुई है और चूंकि वो धर्म आस्था का विषय तो है ही, तो एक तरीके से देखा जाए तो जंगल पर किसका अधिकार होना चाहिए, ये बात उठ के सामने आ रही है। कहना चाहिए जिस तरीके से वृक्षों की कटाई हो रही है वहाँ पर, बल्कि उसको कटाई भी नहीं कहना चाहिए, वो वृक्षों की नृशंस हत्या हो रही है वहाँ पर जी। लाशें बिछा दी जा रही हैं वृक्षों की। क्योंकि जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचती हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती है कि किसी एक क्षेत्र को उजाड़ कर आप कहते हैं कि हम विकास के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कोयला से बिजली बनेगा और ये कोयला निकलेगा और ये जाएगा कहाँ, राजस्थान जाएगा, तो वहाँ राजस्थान रोशन होगा। तो आप एक क्षेत्र को उजाड़ देंगे, उसे रेगिस्तान में तब्दील कर दे रहे हैं और दूसरे रेगिस्तानी इलाके को आप रोशन कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से भी न्याय संगत ही नहीं है। और सबसे जो विडंबनाजनक पहलू है इस पूरे कांड का वो ये है कि अडानी जी जो कर रहे हैं यहाँ हसदेव क्षेत्र में, वो उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है
और जिस तरीके से जो लोग वृक्षों को बचाने के अभियान में पिछले काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जिस तरीके से नज़रबंद किया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, थाने में बंद कर दिया जा रहा है, वो सब बड़ा लोमहर्षक है। और जहाँ तक अभी आपने प्रश्न में ही पूछा था कि धार्मिक सांस्कृतिक महत्व तो इस क्षेत्र का है ही। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है वो है आज के दौर में और आज के संदर्भ में, वो है पर्यावरण। सरगुजा जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में अपने शुद्ध पर्यावरण की वजह से जाना जाता रहा है। आज सिमट कर केवल मैनपाट का लोग नाम लेते हैं कि नए साल में चलो मैनपाट चले या पर्व त्योहारों पर मैनपाट चले। मैनपाट में जो मौसम है, ये मौसम तो पूरे सरगुजा का मौसम हुआ करता था। और सरगुजा का जो मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, और मैनपाट का जो क्षेत्र है, यहाँ तापमान में केवल 1-2 डिग्री का ही अंतर रहता था। आपने खुद महसूस किया है और सरगुजा के लोग भी महसूस करते हैं किस तेजी से पर्यावरण में बिखराव आया है यहाँ पर। और लोग आश्चर्य करते हैं कि अच्छा ठंड का मौसम है और सरगुजा में अभी बहुत तेज़ ठंड नहीं पड़ी है, क्योंकि लोग तो यही जानते हैं कि सरगुजा का मतलब ही एक ठंडा क्षेत्र है, जहाँ एक ज़माने में अभी वो लोग हैं जो अपना अनुभव बांट सकेंगे कि गर्मी के मौसम में भी, मई और जून के महीने में भी भोर के समय लोगों को चादर कंबल ओढ़ना पड़ता था। ऐसा मौसम था यहाँ का। हवा बिल्कुल शुद्ध थी और प्रदूषण नाम मात्र का नहीं था। और ठीक है कि अभी भी कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं स्थापित हो पाए हैं सरगुजा में, और केवल कोयला क्षेत्र ही है जहाँ से कोयला की निकासी होती है। लेकिन जो सरकारी संरक्षण में कोयले की निकासी होती है उसमें, और जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कोयले की निकासी होती है, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि जो मापदंड होते हैं कोयले निकासी की, उसमें सरकारी क्षेत्र में वो सरकारी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस तरह से उसका पालन नहीं करता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका जो हम दोहन कर रहे हैं कोयले का ज़मीन से, इसका यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में क्या असर पड़ रहा है। और ये कहने की बात होती है कि इतने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार भी उतने लोगों को मिल नहीं पाता है। और हम सभी जानते हैं कि जब रोज़गार की बात आती है तो ज़्यादातर बाहरी क्षेत्र के लोग भी आ जाते हैं। खैर, रोज़गार तो सबको चाहिए, वो भी भारतीय हैं, वहाँ पर बहुत आपत्ति नहीं है। लेकिन ये है कि जिनका जीवन ही जंगल पर निर्भर था, उनका जंगल और जंगल का हक छीन करके आप कोई विकास का पैमाना खड़ा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत उज्जवल पक्ष है इस पूरी घटना का या घटनाक्रम का, वो ये है कि हमारे क्षेत्र के जो जनजातीय लोग हैं ये पहले की तरह उतने भोले नहीं रह गए। ये चीज़ों को समझते हैं, पर्यावरण को भी समझते हैं, जंगल की अहमियत को भी समझते हैं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों की भी अहमियत को समझते हैं। आपने केवल जंगल नहीं उजाड़ा, बल्कि उस जंगल में जो रहवासी थे आपने उनको भी उजाड़ दिया। हाथियों का आतंक अब और फैलेगा और उसके बाद ये आरोप हाथियों पर लगेगा कि वो गांव में घुस रहे हैं, तो आपने तो उनका आहार ही छीन लिया, उनका रहवास छीन लिया। सबसे बड़ी बात तो ये होती है आलोक कि मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसे जन नेता, मतलब जो जिनको हम दमदार नेता कहते हैं, जन नेता कह सके, जो आम जन में प्रसिद्ध हो, वास्तव में उनके लिए मर मिटे, ऐसे नेताओं का नितांत अभाव है। जी। और ज़्यादातर नेता तो कुछ इस किस्म के हैं कि वो कहावत नहीं है कि जैसी जब बयार चले पूरी पीठ तब तैसी दीजिए, जिधर बम उधर हम, ये उस किस्म के हो गए। और बेसाख्ता मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसे मौके पर लरंग साहब जी का स्मरण हो आता है। जी जी। जो भाजपा के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, और उनका योगदान जो है सरगुजा कभी नहीं भूल पाता है। जी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ वो मुद्दे हैं जी, जिन पर लोगों को, खास करके जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सबको सामने आना चाहिए और जम के विरोध करना चाहिए। और सरगुजा के जो बचा खुचा जंगल है इसे बचा लेना चाहिए। एक बड़ी विडंबना ये है
कि एक और अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण पर पूरे देश की ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो कई देश हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। और दूसरी ओर ये हमारा कहना नहीं है, ये सरकारी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, राम वन गमन पथ, चाहे रामगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है ये, तो ये जो हसदेव अरण्य का जो क्षेत्र है, जंगल है, वन है, ये भी तो राम वन गमन पथ के अंतर्गत ही आया। बिल्कुल है। तो एक और तो आप अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर का भव्य निर्माण करने का दंभ भर रहे हैं, और दूसरी ओर भगवान राम ने जहां विचरण किया है उन समृद्ध जंगलों को, समृद्ध ऊर्जावान वनों को आप मिटा रहे हैं इस धरती से। ये कितना बड़ा अपराध है? ये मतलब एक तरह से ये बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अपराध है। ये केवल पर्यावरण की बात यहाँ पर नहीं आती आप, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप हर साल अभी भी मेघदूत गोष्ठी करते हैं रामगढ़ में जी, आप विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। भाई ये जो मेघदूत गोष्ठी होती है, या कालिदास ने जो मेघदूत महाकाव्य की रचना की थी, दूत काव्य की, आप ये देखिए कि ये जगह इसलिए जानी जाती है कि कभी यहाँ पर भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण और माता जानकी के साथ निवास किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट राक्षस का वध भी उन्होंने इसी रामगढ़ की उपत्यका में की थी। और विराट राक्षस के बारे में एक जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है वो ये कि विराट जो है वो दरअसल एक गंधर्व था, और उसने कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण इंद्र के श्राप से राक्षस बनकर वो रामगढ़ की उपत्यका में रहता था। और इसी कथा को कालिदास ने उठाया था थोड़ा बदल करके, और जब वो विराट राक्षस के रूप में यहाँ पर था रामगढ़ की उपत्यका में, तो चूंकि वो संगीताचार्य था इंद्र के दरबार में, तो उसके मन में ये बात आती थी कि मैं अपना समय कैसे गुजारूं। तो उसने जो तुम्बा होता है, गोल वाला कहिए लौकी सूखी हुई, उससे उसने एक वाद्य यंत्र बनाया था, क्योंकि वो संगीताचार्य था, और वो संगीत के माध्यम से अपना वक्त गुजारता था, समय गुजारता था। और यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनको संगीत भी सिखाता था, राक्षस के रूप में ही सही। तो कहते हैं कि ये जो तंबूरा है, इस तंबूरा का निर्माण किया था तुम्बरु नाम के गंधर्व ने, और वो तुम्बरु गंधर्व ही विराट राक्षस बनकर शापित होकर सरगुजा के रामगढ़ की उपत्यका में आया था। और उसे ये ज़रूर कहा गया था कि जिस दिन भगवान स्वयं अपने हाथ से तुम्हारा वध करेंगे उस दिन तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम वापस आ जाओगे यहाँ इंद्रलोक में। तो उसने माता जानकी को कंधे पर उठाकर दौड़ना शुरू किया जंगल में। भगवान श्री राम ने उसका पीछा किया इसी रामगढ़ की उपत्यका में, और शरसंधान से वो मृत्युशैया पर चला गया। तो जब भगवान श्री राम उसके करीब पहुंचे और बोले तुम ये क्या कर रहे थे, तो विराट राक्षस ने कहा कि प्रभु, मैं तो ये जान रहा था कि जिन्हें मैं कंधे पर उठाकर दौड़ रहा हूं वो जगत जननी है। मैं अगर ये अपराध न करता तो आप मुझे मारते नहीं, और आप मुझे मारते नहीं तो मैं इंद्र के श्राप से मुक्त नहीं हो पाता। तो अपनी मुक्ति की कामना के लिए मैंने ये काम किया। तो इस तरह के जो पौराणिक आख्यान हैं, कथाएं हैं, वो इस धरती से जुड़े हुए हैं। वो न सिर्फ इस धरती से जुड़े हुए हैं बल्कि उनकी परंपरा भी जीवित है। सरगुजा का जो प्रथम लोक वाद्य माना जाता है वो तंबूरा ही माना जाता है। तंबूरा है जी। तो उसे उन सबको आप नष्ट कर रहे हैं, आप अपनी विरासत को ही नष्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो घनघोर अपराध है। दोनों की ही, चारों की ही अपनी पीड़ाएं हैं कि इन जंगलों को बचाना चाहिए, इन वनों को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक धरोहर है, हमारी संस्कृति की धरोहर है। ही नाम के आलोक शुक्ला, भी आलोक शुक्ला एक मुहिम से लगे हुए हैं। तो ये बताइए आप कि एक चित्र है, ये चित्र काफ़ी बयां कर रहा है, क्योंकि इसकी कवरेज के लिए मैं भी आया हुआ था। 2015 और 16 जून को यहाँ पे मदनपुर में एक ग्राम सभा हुई थी, जल, जंगल और जमीन को लेकर। जल, जंगल और जमीन को लेकर ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार काबिज हुई
और आज उस जंगल जमीन की क्या दशा है, क्या बोलेंगे आप इस पे? देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संवैधानिक हकों को बचाने के लिए जल जंगल जमीन की सुरक्षा का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। 2015 की जिस आप तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, उस मदनपुर गांव में हसदेव के 30 गांव के लोग इकट्ठे थे, ग्राम सभाएं इकट्ठी थी। हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग थे और ये वादा करके गए थे राहुल गांधी। उन्होंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। पहली बात ये कही थी कि आदिवासियों की कीमत पे हमें विकास नहीं चाहिए, और जो जंगल जमीन बचाने का आपका जो आंदोलन है, आंदोलन में कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार है, विपक्ष में रहते हुए जिन वादों को किया था उसके पूर्णतः विपरीत जाके कार्य कर रहे हैं। जिस अडानी तो एकदम देखा जा रहा है कि ये पूरे विपक्ष में रह के जो कर रहे थे, आज वो उसी काम को कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात है कि घोषणा पत्र बनाने में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के जो ये रेंज आता है, विधायक अंबिकापुर के विधायक टी.एस. सिंहदेव जी भी अधिग्रहण नहीं करे पाए। तो पहला ताकत आप मनकर हाथ में है, जमीन के मालिक कर हाथ में है कि अगर दस्तखत नहीं करी हो तो आपका जमीन ले ही नहीं सकते। घोषणा पत्र बनाने में आगे रहे। क्या कभी वो इस मुहिम के लिए आए आपके समर्थन में? यहाँ पे लोगों के समर्थन में वो कभी नहीं आए। जब हम पदयात्रा लेके रायपुर पहुँचे तो रायपुर में वो जरूर आए और उन्होंने कहा कि जो गो नो गो की पॉलिसी है, उस गो नो गो की पॉलिसी को हम मानते हैं। जो माइनिंग हो गई उसके बाद नहीं खुलना चाहिए, लेकिन उस बात को जमीन पर उतर के बोलना दोनों में अंतर है। मैंने साहस नहीं कर पा रहा। तो ये देखिए कि जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर सत्ता में काबिज हुई भूपेश सरकार अब यहाँ पे जल, जंगल, जमीन की चिंता कर रही है। इसे साफ देखा जा सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी महिलाएं यहीं पे खाना बना रही हैं, इन पत्तों के नीचे खा रही हैं। कई चित्र इसमें मार्मिक हैं कि एक तरफ तो जो नीति निर्धारित करने वाले सत्ता के नेता हैं, शीर्ष के लोग हैं, सरकारें हैं, वो एयर कंडीशन में बैठ के नीति निर्धारित कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने वाले कोयले से लाइट बनाई जाएगी, बिजली उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन जो ये पेड़ कटेंगे 3 लाख से ऊपर, 4 लाख के लगभग, उसका जो ऑक्सीजन की जो भरपाई है वो कौन करेगा? यह एक बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है जिसे लेकर भारत में ही नहीं पूरे विश्व का एक समुदाय, जन समुदाय माने जो है वो मुहिम में उतर चुका है। और लोग कह रहे हैं कि इस जगह से निकली आवाज देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजेगी। तो विडंबना ये कि एक और राम जन्मभूमि का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर राम वन गमन पथ का विनाश हो रहा है। तो ये क्या विनाश आपको पसंद है? ये एक यच्छ प्रश्न है जिसका उत्तर हम खोजते हैं। सरकारें बदली लेकिन चरित्र नहीं बदला। कांग्रेस आई कि हम यहाँ पे जो हसदेव अरण्य है, यहाँ पे अदानी को जो खदान है उसकी स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस के समय मिली और केंद्र सरकार की भूमिका रही। स्पष्ट है, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। और तो और अब यहाँ जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं, आजकल एक परंपरा चली है कि ये मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरा, ये मुख्यमंत्री ये चेहरा, ये मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा, ये मुख्यमंत्री ये चेहरा। हमें चेहरों से मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ की संपदा से, प्राकृतिक संपदा से विकास होना चाहिए, लेकिन इस हद तक विनाश लीला नहीं कि पूरे जंगलों को उजाड़ दिया जाए। तो उनका कहना है, विष्णुदेव साय जी का, कि ये जो अनुमति मिली है तो कांग्रेस सरकार के समय मिली है। अब उनको देखना चाहिए कि वन कटाई की जो अनुमति है ये सब जब उनकी सरकार थी तब का है। उनकी सरकार में जो भी वहाँ पर हुए हैं, चाहे वो पेड़ कटाई की बात हो, सब उनकी अनुमति से हो रहा है। जबकि स्पष्ट बात है, हमारे पास प्रमाण है कि जो भी अनुमति आई है वो केंद्र सरकार की आई है कि इनको अदानी के नाम पे यहाँ पे वनों की कटाई की अनुमति दी गई है। यानी साफ है कि लाखों पेड़ कट जाएंगे। कई हजार पेड़ कट चुके हैं, ग्रामीण अनशन पे बैठे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी छत्तीसगढ़ में जन नेता नहीं है जो इस आवाज को जन जन तक पहुंचा सके, जनमानस तक पहुंचा सके, चाहे वो किसी भी दल का हो।
और तो और आश्चर्य ये कि इन्हीं वनों की राम वन गमन जो क्षेत्र है वहां के वन उजाड़े जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार यहां से अयोध्या में चावल भेज रही है। उसके एक मंत्री जो बृजमोहन अग्रवाल हैं वो बोल रहे हैं कि हम यहां से लोगों को अयोध्या भेजेंगे। और एक मुख्यमंत्री जी की योजना और है, अभी आपने अब मुख्यमंत्री जी आप सबको भी अयोध्या भेजेंगे। 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक छत्तीसगढ़ से लाखों लोग अयोध्या जाएंगे और उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। आप सब लोग अयोध्या के लिए आमंत्रित हैं। प्रभु राम हमारे घर में आ रहे हैं, हम प्रभु राम के घर में जाएंगे। इसी आह्वान के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। लेकिन आखिर एक प्रश्न है जो अनुत्तरित है कि अयोध्या से जो जुड़ी भगवान राम का ये जो ननिहाल है उसके वन उजाड़ रहे हैं लोग। एक धन कुबेर जिसका नाम है अदानी, उसके आगे आखिर सब के सब नतमस्तक क्यों हैं? विरोध के स्वर क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं? यह जो प्रश्न है अनुत्तरित है। एक और तो प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण की बात करते हैं, यहां पे G20 शिखर सम्मेलन होता है भारत पे, पूरे विश्व की चिंता है कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, और वहीं छत्तीसगढ़ के फेफड़े को नष्ट किया जा रहा है। क्यों? एक उद्योगपति के लिए। तो क्या इसका हम विकल्प नहीं खोज सकते? ये जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, क्या हमारे यहाँ भारतवर्ष में इतनी उर्वरा शक्ति है, लोगों के बौद्धिक लोग हैं, उसके बाद भी क्या हम इनका विकल्प नहीं खोज सकते? क्या इन वनों को नष्ट करना एक मजबूरी है कि कुछ और है? हम आखिर अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है जिसको सरगुजा के लोग ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग को ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रभाव है ये आसपास भी पड़ेगा। ये जो जंगल है इस पे ये किसी की वसीयत नहीं है, ये करोड़ों साल, लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। और खासकर जो हसदेव अरण्य का जो जंगल है एक तो काफी कीमती है, जैव विविधता है यहाँ पे। आप जैसे ही बिलासपुर से सरगुजा की ओर आएंगे, अंबिकापुर की ओर आएंगे, उदयपुर की ओर आएंगे, तो आपको एक मंद मंद हवा, उस पे जो वनों के जो फूल हैं, पौधे हैं, उनकी जो खुशबू है, उनकी जो बयार है, वो आज भी लोगों का मन मोह लेती है। लेकिन ये कब तक रहेगा? और तो और यहाँ की जो हसदेव नदी है वो भी कहीं आने वाले समय में सूख ना जाए, क्योंकि इन्हीं जंगलों से रिसकर जो पानी है उस तक पहुंचता है, उसके स्रोत का एक मुख्य कारण होता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये रेणुका नदी, रेण नदी का उद्गम यहां से हुआ। और तो और भगवान जो परशुराम हैं उन्होंने यहां तपस्या की, रामगढ़ में मेघदूत शाकुंतलम की रचना हुई, भगवान राम यहाँ पे स्वयं वनवास काल में मौजूद रहे। तो आखिर जब उनकी निशानियां यहां से जुड़ी हैं तो इस क्षेत्र की संपदा को नष्ट करने का अधिकार, धार्मिक आस्थाओं से खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए, ना किसी सरकार को, ना किसी उद्योगपति को। लेकिन अब यह देखना है कि इन आदिवासी जो समुदाय है, जनजातियां हैं, उनकी आवाज पूरी तरीके से मूक बधिर हो चुकी इन सरकारों तक पहुंच पाती है या नहीं, क्योंकि वो अपनी आवाज हमारे लिए उठा रहे हैं, आपकी सांसों के लिए उठा रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ की धड़कन के लिए उठा रहे हैं, भारत की एक संस्कृति के लिए उठा रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की जो एक नजर है आज अयोध्या के श्री राम मंदिर पे, उसका एक मुख्य जो है कनेक्शन वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, उसके लिए उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस गंभीर मुद्दे पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। आज मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद।